स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, इसका क्या रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और टॉपिक देख रहे हैं, शॉक थेरेपी, जो कि 1990 में आई थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये शॉक थेरेपी थी क्या। तो 1990 में ये शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। तो इसमें हम लोग इसमें हम लोग देखेंगे कि साम्यवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था की ओर लेकर के जाना था, और इसी कारण से रशिया और मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने एक खास मॉडल अपनाया। हम लोगों ने देखा था कि सोवियत संघ से यानी कि यूएसएसआर से 15 रिपब्लिक जो थे क्या हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। और वो लोग क्या किए थे, एक खास मॉडल को उन्होंने अपनाया था। और उन्होंने कहा उनको कहा गया कि इनको अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना है। तो अपनी अर्थव्यवस्था को ये कैसे सुधारेंगे, तो इन्हें अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से ये लोग सहायता लेंगे। और इस सहायता के द्वारा ये लोग क्या करेंगे, अपने आप को फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। इसे ही शॉक थेरेपी का नाम दिया गया था। और इस मॉडल का मतलब ये भी था कि इन देशों को सोवियत संघ की जो हर संरचना थी या हर जो भी स्ट्रक्चर पहले वो सोवियत संघ की थी, उनको उससे पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो लोग 1945 से साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, अब वे पूंजीवादी विचारधारा की ओर क्या होने लगे, जाने लगे। अब हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जो है अपनी आइडियोलॉजी यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फैलाने में कामयाब हो रहा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि साम्यवादी से पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ सारे लोग क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। और वो लोग पूंजीवादी व्यवस्था को मानने लगे थे। तो और ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार व्यवसाय से भी जुड़ते चले जा रहे हैं, मुक्त व्यापार की नीति को भी अपना रहे हैं। तो इस एक दूसरे से क्या होते जा रही है, ये लोग जुड़ भी रहे हैं, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज से ये लोग क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और विभिन्न संगठनों से जुड़ते हुए अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसको भी क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए इन लोगों ने इस शॉक थेरेपी को अपनाया था। पर इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था, ये अब हम लोग देखेंगे कि शॉक थेरेपी से जो ये पूरा क्षेत्र था, जिन लोगों ने ये शॉक थेरेपी के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की थी, तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हुआ था, कुछ उससे गड़बड़ी हो गई थी। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था थी वो तहस नहस हो गई थी। और जो औद्योगिक ढांचा भी था वो भी क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया था, कमज़ोर हो गया था। और जो उन्होंने जो करेंसी थी उनकी, रशिया जो रूबल जो कि उनकी करेंसी थी रशिया की, वो भी पूरी तरह से क्या हो गई, उसका वैल्यू भी घट गया। और वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो गई, गरीबी भी बढ़ गई और शासन व्यवस्था भी पूरी तरह से गड़बड़ा गई। कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ पर आंतरिक स्थिति पूरी तरह से कमज़ोर हो गई थी, युद्ध का माहौल हो गया था और लोगों का जीवन स्तर भी वहाँ पर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। तो शॉक थेरेपी को अपनाई गई, इस व्यवस्था के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाई गई, जिसके चलते हम लोग देख रहे हैं कि कैसे वहाँ की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से क्या हो गई, गड़बड़ा गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका विघटन होना भी ज़रूरी ही समझा जा सकता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने शॉक थेरेपी के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे सोवियत संघ और भारत का संबंध, इंडिया एंड यूएसएसआर। तो सबसे पहले हम लोग भारत और सोवियत संघ के संबंधों के बारे में देखेंगे कि भारत और सोवियत संघ का संबंध कैसा था। तो यहाँ पर शीत युद्ध के दौर में ही हम लोग देखेंगे, शीत युद्ध के दौरान से ही देखेंगे कि भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, राजनीतिक संबंध यानी कि पॉलिटिकल रिलेशन। तो सोवियत संघ जो है हमेशा ही भारत के साथ रहा है। भले ही भारत जो है सोवियत संघ के गुट में शामिल नहीं हुआ था, फिर भी सोवियत संघ ने हमेशा से भारत का साथ दिया था। इसने जो है भारत के जो कश्मीर मामला था या जो प्रॉब्लम चल रहा था कश्मीर मुद्दे को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच, वो उस मुद्दे पर भी भारत का ही
सोवियत संघ ने साथ दिया था और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में भी भारत का ही समर्थन किया था। और जो 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, उस युद्ध में भी सोवियत संघ ने भारत की काफ़ी मदद की थी और भारत ने हमेशा से सोवियत संघ के साथ संबंध जो है वो अच्छे बनाए रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, आर्थिक रिलेशनशिप यानी कि इकोनॉमिक। सोवियत संघ जो है भारत के हर क्षेत्र में उनके साथ रहा है, उनके साथ अच्छे संबंध रहे। तो यहाँ पर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों के बारे में देखेंगे कि उनकी कंपनियों की भी काफ़ी मदद की है सोवियत संघ ने। सोवियत संघ ने हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं भारत देश में भिलाई है, बोकारो है, विशाखापत्तनम के कारखानों के लिए आर्थिक सहायता, इकोनॉमिक असिस्टेंस तो दी है, साथ ही साथ वो टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायता भी दी है। और रांची में भी हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ जो HEC कारखाना है उसको भी स्थापित करने में सोवियत संघ ने काफ़ी मदद की है। फिर यहाँ पर हम लोग थर्ड देख रहे हैं, सैनिक संबंध या मिलिट्री रिलेशंस। इसमें हम देखेंगे कि सोवियत संघ जो है भारत के साथ सैन्य सहायता भारत के लिए हमेशा से सैन्य सहायता प्रोवाइड कराया है और जो भी तकनीकी सहायता है या टेक्नोलॉजी उनको चाहिए थी भारत को, तो ये सोवियत संघ ने भारत को क्या किया, उपलब्ध कराया है। और ऐसे समय में ऐसी सहायता सोवियत संघ ने दी है जबकि कोई भी देश भारत को ऐसी सैनिक सहायता देने को तैयार नहीं था। फिर यहाँ पर हम लोग फोर्थ देख रहे हैं, सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल रिलेशंस क्या थे भारत और सोवियत संघ के। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि जब इनका राजनीतिक संबंध अच्छा है, आर्थिक संबंध अच्छा है, सैनिक संबंध अच्छा है, तो कहीं ना कहीं ये लोग एक दूसरे की संस्कृति से भी क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कल्चर हम लोग कलाकारों के बारे में देखेंगे, मतलब कि संस्कृति में हम लोग कलाकारों के बारे में देखेंगे और लेखकों के बारे में देखेंगे कि एक दूसरे के देशों की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। हमारे यहाँ की कई फिल्मों की शूटिंग भी वहाँ पर सोवियत संघ में हुई थी और सोवियत संघ में भारतीय फिल्में बहुत ज़्यादा क्या की जाती है, पसंद भी की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि USSR के साथ भारत का संबंध काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रशिया के रिलेशन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग ने USSR के साथ यानी कि सोवियत संघ के साथ भारत के रिलेशन के बारे में देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे रशिया के साथ, यानी कि विघटन के बाद जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना रशिया, उसके साथ भारत के संबंध कैसे थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रूस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, वो 1993 में भारत आए और इसी दौरान दोनों देशों के बीच भी मित्रता की संधि हुई थी। येल्त्सिन जो थे उन्होंने भी भारत के साथ कश्मीर मामले पर हो या फिर भारत और रूस का परमाणु हथियार संबंधी मामला हो और वर्तमान चाहे वो फ्रेंडशिप या मित्रता संबंधी संबंध हो या फिर हम लोग आतंकवादी संबंधी मामलों के बारे में भी देखेंगे, काफ़ी हद तक रशिया ने भारत का साथ ही दिया है। तो इसमें हम लोग वर्तमान में भी कह सकते हैं कि रशिया ने भारत की काफ़ी मदद की है। हम लोग का कश्मीर मामला देखे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायता देखी हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टेररिज्म से रिलेटेड हो, ये हमारे ही साथ हैं या हमारे ही पक्ष की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भले भारत उनके गुट में शामिल नहीं हुआ, भारत ने उसके गुट में शामिल नहीं होकर ये नहीं कि उसके साथ मित्रता का संबंध तोड़ दिया, बल्कि हर संभव भारत उनके साथ उनका मित्रता का संबंध बना ही हुआ था। और सोवियत संघ के साथ हम लोग रशिया का भी संबंध भारत के साथ देखते हैं काफ़ी अच्छा रहा है। और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश है और जो कि विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। और यहाँ पर हम लोग ये भी देख रहे हैं कि भारत दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और रशिया के बीच भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं और किसी प्रकार का मनमुटाव हम लोगों को देखने को भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। कई टॉपिक को हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है सोवियत संघ से रिलेटेड। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जो कि अमेरिकन डोमिनेंस यानी कि अमेरिका की शक्ति, कि कैसे अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र बना और वो पूरे विश्व पर क्या कर रहा है, राज कर रहा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।